अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लेंगे, कुछ प्लस कुछ माइनस। तो सबसे पहले लेते हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें क्या हो, रियल पार्ट है वो 0 हो। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी कौन सी है, z इक्वल टू आई, आयोटा, अकेली आयोटा। इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ मैं कि पोलर फॉर्म क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, उसको हम क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम ही रहेगी, बस उसका निरूपण अलग हो जाएगा। यानी उसको लिखने का तरीका, जैसे अभी हम लिख रहे हैं a प्लस आई बी, अब उसको थोड़े से दूसरे फॉर्म में लिख देंगे, बस वही क्या है, पोलर फॉर्म है। तो z को क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ पर r क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z यानी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, tan इनवर्स b अपॉन a। डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ जो थीटा निकालेंगे वो ये भी चेक करना है कि थीटा कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है। आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मत निकाल देना, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि थीटा कैसे बनता है, वो चीज़ हम देखते हैं। अब चाहें तो इस चीज़ को हम एक फॉर्म में इस तरह से लिख दें, r e टू द पावर आई थीटा। ये एक चीज़ क्या हो जाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हम r e टू द पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी पोलर फॉर्म ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हमारे पास हो गई, थीटा इक्वल है ये, जैसे 1 प्लस आई है तो इसको लिख सकते हैं हम 0 प्लस 1 इंटू आई। कहने का मतलब हो गया हमारे पास a तो हो गया 0 और b हो गया 1, a तो हो गया 0 और b हो गया 1। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, r का फॉर्मूला क्या है, जिसे मॉडुलस ऑफ z कहा जाता है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कई बच्चे दिमाग लगा जाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, लेकिन मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉडुलस क्या है, एक दूरी है जो हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी सुना क्या आपने कि यहाँ से वो गांव है वो -5 किलोमीटर दूर है, -3 किलोमीटर दूर है, -2 किलोमीटर दूर है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि माइनस का मतलब दूरी तो -5 का मतलब दूरी तो वही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो सकती है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि दूरी को माइनस से लिख दिया, उसका मतलब डायरेक्शन है, ना कि दूरी नेगेटिव है। आप जिस दिशा में जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, वो तो पॉजिटिव हो जाती है, उसके अपोजिट जाओगे तो वो दूरी नेगेटिव हो जा सकती है, बस इतना ही है। लेकिन दूरी पॉजिटिव ही रहती है हमेशा रियल लाइफ में। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखें हम, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a यानी 1.0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, और आप जानते ही हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। तो कहने का मतलब जो पोलर फॉर्म है वो z कितनी हो जाएगी, 1 इंटू r की वैल्यू 1 कोस π/2 प्लस आई साइन π/2, जिसे रख सकते हैं हम e टू द पावर i π/2। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी पोलर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, -1 प्लस आई, इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में अगर हम इस नंबर का देखें i का, अगर निरूपण देखें, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें, तो हम देखेंगे कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। हम ये देखेंगे, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा यहाँ पर होती है,
तो ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, π/2 का, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होती है, बिल्कुल 1 होती है। तो इसका मतलब मॉडुलस 1 और एंगल π/2। तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म को देखते ही पता लग जाता है हमें कि क्या इसका मॉडुलस है और कौन सा एंगल ये रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बना रही है। ठीक है, अब देखते हैं -1 + i, -1 + i। ग्राफिकली देखा जाए तो -1 + i कहाँ होगी, इधर -1 और इधर आयोटा, तो -1 + i क्या होगी, यहाँ पर होगी। इसे हम लिख सकते हैं -1 + i या -1,1। ठीक है, यहाँ पर होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका मोड z r, जो कितना हो जाएगा √(-1² + 1²। एक्चुअली में क्या हो जाएगा √2। उसके बाद हम थीटा देखेंगे, थीटा कितना हो जाएगा tan 1 b/a यानी 1/-1, जो कितना हो जाएगा tan 1 -1। अब आपको बताना है मुझे कि ये चीज़ कितनी हो गई। अब जब यहाँ पर आगे देखोगे आप कि यहाँ पर जो है वो नंबर है और हमें एंगल लेना है ये वाला, तो कितना हो जाएगा ये π- क्योंकि ये हो जाएगा tan 1 -1, तो इसकी वैल्यू tan 1 की वैल्यू तो π/4, तो tan 1 -1 कितना होगा π - π/4 या π/2 + π/4, दोनों चीज़ें सेम है। तो एक्चुअली में ये लिख सकता हूँ मैं π - π/4, क्योंकि ये एंगल तो हो गया π/2 या टोटल हो गया पाई, और ये एंगल कितना हो जाएगा π/4, तो और ये भी कितना हो जाएगा π/4। तो π/2 + π/4 लिखें या π - π/4 लिखें, दोनों चीज़ें सेम रहेगी। तो π - π/4 यानी 3π/4। इसका मतलब हमारे पास जो निरूपण है वो कितना आ जाएगा, निरूपण कितना आ जाएगा z = √2 cos 3π/4 + i sin 3π/4, जो हो जाएगा √2 e⁻i 3π/4। ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएंगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें करना है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि आपने जो एंगल लिया है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, उस चीज़ को आप एक बार ग्राफिकली लिख के देखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो उस चीज़ को ध्यान रखोगे। ठीक है, एंगल आपका हो सकता है 2π से ज़्यादा भी चला जाए, क्योंकि एंगल क्या होते हैं कि 2π से ज़्यादा चले जाएं तो वो भी घूम के यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि 2π एंगल के बाद उसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 2π के बाद एंगल आना शुरू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई कंडीशंस होती हैं। जैसे एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी मुख्य गुणांक, उसकी वैल्यू आपको कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें ये पूछ लिया जाता है कि आपको आर्ग्यूमेंट तो निकालना है, लेकिन आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है वो -π to π होता है। अब -π to π पूरे एंगल में घूम गए आप, क्योंकि -π यहाँ पर होता है -π to π। इसका मतलब कोई भी आर्गूमेंट आएगा वो हमेशा -π to π रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इक्वल का साइन यहाँ पर होता है इसमें, ना कि यहाँ पर। तो इस आपको कभी ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि आर्गूमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के असंख्य आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि आप उसमें 2π जोड़ दो, 4π जोड़ दो, 6π जोड़ दो, 8π जोड़ दो, क्योंकि घूम के आप वहीं पर आ जाते हो बार बार। इसलिए क्या होते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत सारे आर्गूमेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंडीशन दे दे कि -π to π ही के बीच में आर्गूमेंट निकालना है, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक यानी अद्वितीय आर्गूमेंट आएगा, जिसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो कंपटीशन एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्या पूछा जाता है कि ये पूछा जाएगा फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, या कह देगा, अगर ऑप्शन होंगे तो ये कह देगा व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑप्शन मिल जाएंगे
और उसमें इस रेंज में जो वैल्यू होगी तो वो यूनिक की वैल्यू होगी, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तब आपको पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो लिमिट उसकी एक ही यूनिक वैल्यू मिलेगी जो -π से π के बीच में होगी। ये चीज़ आप देख सकते हो। थैंक यू।